शब्द शब्द अगर लड़ पड़े तो अर्थ व्यर्थ हुआ। पानी पानी लड़ पड़े तो मौसम व्यर्थ हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। धर्म धर्म अगर लड़ पड़े तो ईश्वर व्यर्थ हुआ। नमस्कार, मैं यश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शब्द.com के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। मध्य प्रदेश मालवा से 6 बार के सिटिंग एमएलए और उससे पहले पूर्व में कई मंत्रालय में रहकर देश का समाज का और मालवा के लोगों का उद्धार करते हुए, उनके लिए काम करते हुए अपनी सारी ज़िंदगी राजनीति में, जन सेवा में, समाज सेवा में लगा चुके आदरणीय श्री पारस चंद जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। सर, 1990 में पहली बार आप चुनकर विधानसभा गए थे और आज 2022, इतनी लंबी यात्रा, इतना सारा संघर्ष की अपनी जर्नी रही है। इसको आप अगर एक टिप्पणी में कहेंगे या फिर कैसे कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसको आप अनायास ही कहना पड़ा कि मेरा जीवन इस तरह बीता, तो कैसे कहेंगे उसको? परिभाषित अगर हम छोटे से में चाहें तो कैसे करेंगे? देखो, मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे राजनीति में आना है। स्वर्गीय सालग्राम जी तोमर और राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ जी ठाकरे जी जब 1999 में यहाँ चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे जैन समाज का एक व्यक्ति चाहिए जिसको मुझे टिकट देना है। मैं व्यायाम के क्षेत्र में भी था, पढ़ता भी था और एक व्यापार भी करता था। तो उन्होंने कहा कि पहलवान यदि उसको टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। लेकिन जब उन्होंने बात की तो पहलवान कोई जीतता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ जी ठाकरे जी ने जब मेरे को देखा और मेरे परिवार को वो अच्छी तरह से जानते थे तो उन्होंने क्या टिकट दे दो। उस 90 में चुनाव हुए, 90 में उसका रिजल्ट आया। 90 से अभी तक मैं लगातार इस सीट पे जीतते आ रहा हूँ और हर वर्ष ज़्यादा ही वोटों से जीता हूँ। ये जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद और विश्वास है। सर ने बताया जैसे कि सर पहलवानी करते थे, अखाड़े में आज भी जाते हैं। उज्जैन के लोगों का कहना है, इनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का कहना है और आसपास के जो क्षेत्र की विधानसभा है, जैसे उज्जैन दक्षिण में मेरा निवास है, तो मैं भी मेरे दादाजी से और उन अलग वरिष्ठ लोगों से बात करता हूं तो सुनने में आता है कि पारस जी आज भी सड़कों पर चलते हुए मिल जाएंगे, लोगों से यूँ ही बात करते हुए मिल जाएंगे, जो कि आज के समय में हम देखें अगर नेताओं को तो वो इस तरीके से नहीं है ज़मीन पर जुड़े हुए। मेरी नज़र में जन नेता वही होता है कि जो हर किसी से जुड़ाव महसूस करे और जनता उस नेता से जुड़ाव महसूस करे। तो इस आपाधापी वाली राजनीति में आज जो सेलिब्रिटी एक राजनेता हो गया आज की तारीख में, एक समय था जब नेतागिरी और राजनीति समाज के लिए कुछ करने की, मेहनत करने की, परिश्रम करने की और आत्मनिषेध होने की एक फील्ड थी। लेकिन आज राजनीति ऐसी हो चुकी है कि जहाँ एक राजनेता सोचता है मैं सेलिब्रिटी बन जाऊँगा, है ना, मेरे पास पैसा होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी। तो आपने इस आपाधापी वाली राजनीति, कलरफुल राजनीति में भी आपको इतना सरल, सहज और ज़मीनी कैसे बना रखा? इसका क्या विषय है और इसका क्या कारण है? नहीं, मैंने जब से मैं विधायक बना, मेरे मन में एक भावना थी कि अपने को सेवा के रूप में काम करना और उसी उद्देश्य को लेकर मैं चलता हूँ। चुनाव 6 बार जीतना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इतना सरल भी है कि यदि आप जनता के बीच में रहो, मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति यदि आपके पास आता है और उसकी बात सुन के उसकी समस्या का यदि हल कर दो तो दूसरी बार फिर आपको जिता देता है। जो भी कोई इतने बड़े नेता बनते हैं, यदि उनके पास नीचे का स्टाफ अच्छा हो, काम करने वाले लोग अच्छे हों, तो उसको विजयश्री बार बार मिल सकती है। लेकिन बशर्ते कि गरीब आपके पास आया और कोई भी उसको थाने का काम पड़ा, यदि अस्पताल का काम पड़ा और भी कोई उसकी समस्या, उसका निराकरण आपने उसी टाइम कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो निर्णय आगे भी उसके भविष्य में जनता उसका साथ देती है। सर, पहलवानी की आपने बात की, आपकी जवानी और आपके बचपने की। चाहे कोई कार्यकर्ता आगे चलकर मंत्री बने, विधायक बने, आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने, तो उस बुलंदी की शुरुआत, उसकी इनिशियल स्टेज उसका बचपन और उसकी जवानी ही होती है। तो आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ के आप थे, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, मेरा जन्म यहीं का हुआ है। हम कंठाल चौराहे पे निवास करते थे और मुझे याद है कि हमारे दादाजी बासा मांगीलाल जी और हमारे पिताजी गुड़ और चंदी बेचते थे और वहीं पर एक तांगा स्टैंड था, मैं भी उसको बेचते थे। चंदी गुड़ बेच के हम थैले, पिताजी और हम लोग पीठ पे उतारते थे। लेकिन ये बात धीरे धीरे चलते चलते 90 आ गया, 90 में टिकट मिल गया, जिसके बाद से लगातार हम काम करते। आज भी 90 के जो लोग हैं मेरे मिलने वाले, उनको मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। इसलिए नहीं भूलता हूँ कि वो मेरे उस टाइम के सहयोगी हैं।
आज के ज़माने में एक परिवर्तन आ गया कि आदमी यदि विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो जिसके बाद वो जनता के बीच में से कट जाता है। यदि वो जनता के बीच में से कभी भी नहीं कटेगा तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि वो हमेशा जीतता जाएगा। जनता को ही अपना सेवा, जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है। वस्तुस्थिति जनता के ऊपर आप भरोसा यदि करते रहेंगे तो जनता ऐसी है कि हमारा जो क्षेत्र है, आज मेरे जिस क्षेत्र में ये मकान नया जो हमने बनाया है, यहाँ इस ये विक्रमादित्य मंडल होता है। इस क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बहुत सारी बनी है, लेकिन इनमें मैं 16,000 से हर बार इस वोट में जीतता हूँ। तो कोई ना कोई खासियत तो है। जनता भूलती नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली दफ़े आप यदि देखो थोड़े दिन पहले, तो आप यदि 90 और 92 और 95 में चले जाएंगे तो मंडी के पीछे यदि कोई आदमी जाता था तो बरसात के दिनों में उसको साइकिल आगे रोड पे खड़ी करना पड़ती थी। इन कॉलोनियों में भी यदि जाता था तो उसको ये था कि मैं रोड पे खाली करना पड़ते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हुई कि कहीं भी नहीं, आदमी सीधे अपने साइकिल से, अपने स्कूटर से अपने घर तक पहुंच सकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सीधे जनता से जुड़े, और सरकार भी जो योजना ला रही है वो जनता के हित की योजना। किसी भी गरीब आदमी ने ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना बना दी। उसको ये नहीं देखा कि इसका लाभ अल्पसंख्यक समाज का लेगा या बहुसंख्यक का। मैं समाज के लोगों को उसका लाभ मिला है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, यदि उनने देखो तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का नाम दिया था। वो चाहते तो अपने नाम से दे सकते थे, उनने नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन योजना ऐसी बनाना चाहिए जो सतत चलती रहे, तो उन्हें प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी। आज पूरे देश के अंदर जो जाल है सड़कों का, वो यदि कोई देन है तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन। और अभी जो गरीबों के हित की जो योजना है, ये जो योजना है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में मोदी जी है उनकी देन है। प्रधानमंत्री मतलब आप देखें आयुष्मान, कोई आदमी 5 लाख का इलाज करा सकता था क्या? 1 रुपये किलो गेहूँ जनता को, मध्यम वर्ग के गरीब लोगों को मिलता है। तो उसके बाद ये बात ज़रूर है कि पिछले से अभी महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ने के भी कुछ कारण हैं, फिर भी जनता को तो मिल रहा है। कोरोना जैसी महामारी के अंदर वैक्सीन जैसी चीज़ लाना और ऑक्सीजन जैसी मात्रा में प्लेन से मंगाना, ये मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो कर नहीं सकता था। वो भी इसलिए कि उनने चाय बेचकर राजनीति में काम किया। उन्होंने देखा कि गरीबों के लिए अपने को क्या करना चाहिए। उसी पैटर्न पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। चाय बेचकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस पद पर पहुँचे जहाँ से वो 130 करोड़ लोगों को लाभान्वित कर सकें, उनके जीवन में बदलाव ला सके, सकारात्मक बदलाव ला सके। वो भी जब चले होंगे, उनकी यात्रा जब शुरू होगी तो उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो जो यात्रा होती है उसका जो बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है, घर से, संस्कारों से बनता है। और संस्कार हमारी संस्कृति में ऐसा कहा जाता था कि एक इंसान के अंदर उसकी 2 घर का प्रभाव दिखता है, एक उसका ददिहाल और एक उसका ननिहाल। जितना वो पोषित ददिहाल से होता है उतना ही आत्मिक पोषित वो ननिहाल से भी होता है। तो बचपन की बात आई तो सर मेरा एक प्रिय प्रश्न है, मैं हर इंटरव्यू में सभी से जिनसे भी बात होती है सभी से प्रश्न पूछता हूँ, आपका ननिहाल कहाँ था, कैसा था? ननिहाल की कुछ यादें बताएं। नहीं, मेरा जो ससुराल है वो महतपुर में है। अच्छा। और वो भी इसी राजनीति से जुड़े हुए हैं। जब पहला चुनाव वो जनसंघ के ज़माने में लड़े थे, उज्जैन के नारायण प्रसाद शर्मा जी, यदि आपको तो ध्यान नहीं होगा, उनके अगेंस्ट में जनसंघ के जब लड़े थे तो वो हमारे ससुर साहब मात्र 27 वोट से आ रहे थे। लेकिन जिसके बाद भी उस टाइम की राजनीति को मैं दाद देना चाहता हूँ। यदि उस टाइम के आपके कोई पुराने मिलने वाले उनसे आप बात करोगे तो जिनसे संपर्क में पहले बहुत कम वोटर होते थे, पूरे क्षेत्र में घूम के आकर वो 2 ही 1 ओटले पे बैठते थे। आज की राजनीति में उस राजनीति में बहुत अंतर हो गया है, बहुत क्लेश आ गया आज की राजनीति। बहुत। लेकिन उस टाइम की राजनीति इतनी साफ सुथरी थी कि जन संपर्क करके आते थे, वहाँ बैठते तो फिर जो जिसको वोट देना, वस्तुतः वोट देना तो जनता का अधिकार है। जनता चाहे जिसको वोट दे सकती है। पहले तो सील लगती थी, लेकिन आजकल बटन दबाने के कारण भी बहुत से लोग नकली वोट नहीं डाल पाते। लेकिन गाँव के अंदर आज भी ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जनता भी बहुत जागरूक है। अब जनता को भी कोई गुमराह नहीं कर सकता है। यदि आप देखें, जनता चाहती है कि जो आदमी काम करता है उसके साथ रहती है। कहीं भारतीय जनता पार्टी यदि किसी गलत आदमी को टिकट दे दे तो भी जनता नहीं जीताती है, कांग्रेस दे दे तो भी नहीं जीताती है। लेकिन अब सब जनता खुद समझदार हो गई है कि किसको चुनना चाहिए। कोई चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे जब जाएंगे, जब मिल जाएगा और हमारा काम करेगा, ऐसे ही लोगों को चुनती है।
आपने सर राजनीति की व्यवस्था के बारे में बात की। आप सर उस समय भी विधायक रहे हैं जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और उस समय से आज जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, इसके बीच में कई मुख्यमंत्री आए और चले गए। इतने बड़े राजनीतिक यात्रा में क्या समझते हैं आप कि राजनीति का स्तर किस तरह बदलाव हुआ है, राजनीति कितनी बदली है, कैसा उस समय की राजनीतिक परिवेश हुआ करता था और आज का जो राजनीतिक परिवेश है सोशल मीडिया के आने के बाद, इंटरनेट कंप्यूटर घर घर में पहुंचने के बाद, हर जेब में हर हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुंचने के बाद कितनी राजनीति का स्तर बढ़ा है, बदला है और इसको कितना प्रभावित किया है, इसके बारे में कुछ पता है? जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मोबाइल की एक सीमा होना चाहिए। मोबाइल का उपयोग कहाँ तक अपने को करना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। जब मोबाइल चला था तो लोगों की उम्मीद थी कि यार ये बातचीत करने के लिए कहाँ है, क्या है, जनसंचार। आजकल मोबाइल का उपयोग हर दूसरी तरीके से भी होने लग गया, जनसंचार आखिरी हो गया उसमें वस्तुतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए आदमी को। अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इतना फास्ट हो गया है कि अभी जो दिखाता है आधे घंटे के अंदर से पूरे देश के अंदर ये बात मालूम पड़ जाती है कि आज वहाँ हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके बाद भी ये बात ज़रूर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, इसका किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसा मोबाइल का आपने यूसेज की बात कही, मेरी उम्र 23-24 साल की है और मैं देखता हूँ मेरे साथ के युवा शायद आपके जैसे हम अपना बचपन नहीं बिता पाए। जिस विषम परिस्थितियों में आपने काम किया, आपने शिक्षा ग्रहण की, मेरे पिताजी और उनके पिताजी उस समय की उस परिस्थिति में हम नहीं रह पाए और हमने नहीं देखा, तो हमें नहीं समझ में आया कि क्या असल में शिक्षा ग्रहण करने में कितना परिश्रम लगता था, रोटी कमाने में कितना परिश्रम लगता था। आज जो साधन इतने सारे आ गए हैं और सब आराम के साधन आ गए, तो हमें उस चीज़ की वस्तु स्थिति नहीं पता। आज का युवा आप कहाँ देखते हैं? आज का युवा अपनी संस्कृति से और ज़मीनी स्तर से कितना दूर है, और क्या आज का युवा अपनी संस्कृति को, अपनी लोक संस्कृति को खासकर कितना आगे बढ़ा रहा है, उसका रुझान कितना है, क्या समझते हैं आप इस पर? पुरानी संस्कृति और आज की संस्कृति में बहुत अंतर है। पहले आप यदि देखो तो जब मैं पढ़ता था, हमारे पिताजी पढ़ते थे, आपके पिताजी पढ़ते थे, पहले सब पढ़े हुए लोग इस सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। क्या उस टाइम जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे उस टाइम क्या डॉक्टर नहीं बनते थे, क्या इंजीनियर नहीं बनते थे? बीच में एक क्षेत्र ऐसा आया जिसके कारण प्राइवेट की तरफ लोगों का, विद्यालयों की तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया। लेकिन अब वापस सरकारी विद्यालय के अंदर हर व्यक्ति को अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करना चाहिए। जब हम जाते थे तो हमको मालूम है कि झाड़ू भी हमको लगाना पड़ता, हम जब जाते थे तो टाट पट्टी भी हमको बिछाना। आज मध्य प्रदेश में कोई विद्यालय ऐसा नहीं, हायर सेकेंडरी, मिडिल, कि जिसके अंदर फर्नीचर नहीं होगा। ये सुविधाएं बहुत है, आजकल नई पद्धति से भी पढ़ाते हैं। अभी आप नूतन स्कूल देखेंगे, मॉडल स्कूल के नाम पे बना है, स्मार्ट सिटी ने बनाया है। यदि आप देखोगे तो यार ऐसे विद्यालय भी हैं, ऐसे विद्यालय प्राइवेट में नहीं, उससे अच्छे बन रहे हैं। लेकिन जनता को भी इस तरफ वापस जाना पड़ेगा कि क्योंकि जो खर्च महंगाई बढ़ी है और जो फीस का जो प्राइवेट वाले जितने लेते हैं सरकारी पढ़ाने में, तो उसमें 10% पैसा भी लगता है। यदि वो इस तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी शिक्षा भी उनके बच्चों को प्राप्त होगी। सर, स्कूली शिक्षा और एक स्कूली मॉडल की बात आई, तो स्कूली मॉडल से मुझे एक नई राजनीति के बारे में याद आया। आज देश में आज नई किस्म की एक नई राजनीति आई है, एक नई पार्टी आई है जो कि पहली बार कांग्रेस को हटाकर पंजाब में अपनी राजनीति जिसने स्थापित की। उसका मॉडल भी यही रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मोहल्ला क्लिनिक। वो ये अभी तक बताने में कामयाब रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा का जो मॉडल दिल्ली में पेश किया है वही पंजाब में वो करके दिखाएंगे। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के बाद अब कांग्रेस का विकल्प बनकर आम आदमी पार्टी दिख रही है आपको? आपका राजनीति में काफ़ी बड़ा अनुभव है, क्या लगता है जब आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल है, क्या आप कांग्रेस का विकल्प बनकर आ रही हैं या फिर एक नया राजनीतिक ढर्रा प्रस्तुत करने में सफल हुई है? पंजाब की जो स्थिति है एक अलग तरह की स्थिति है। किसान कानून जो उसमें लागू किया था उसको देखते हुए पंजाब के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो गए। जबकि वस्तुतः उसके अध्ययन में आप जाएंगे कि वो जो लागू कानून किया गया था, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा वो सरकार किसानों के हित के कानून थे। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं, खाली बेकाबू में आकर वो पड़ गए और आखिर ये निर्णय हुआ कि उन्होंने सरकार को निकाल दिया। वस्तुतः थोड़े दिन बाद वो ये कहेंगे कि वस्तुतः जो बीजेपी सरकार कानून लाई थी किसानों के लिए वो हित के थे। मेरे को आप ये बताओ, उस टाइम आड़त प्रथा थी, आज आड़त प्रथा समाप्त कर दी। इससे लोगों को फ़ायदा तो हुआ ना, किसानों के माल का जो मंडी में माल ले जाता उसका दाम आता। वहाँ आज भी आड़त प्रथा चालू है पंजाब के अंदर, ये है तो गलत।
लेकिन जो नियम है उसको देखते हुए ये बात ज़रूर है कि पंजाब के लोगों को भाजपा को समझना पड़ेगा। आने वाले भविष्य में, जिसे आप कह रहे हो आप पार्टी का कभी ये है कि हम शिक्षा फ्री कर दें, हम स्वास्थ्य फ्री कर दें, हम ये फ्री कर दें। हर चीज़ फ्री करने से नहीं चलेगी, कुछ चीज़ों का उद्देश्य लेके भी चलना पड़ेंगे। आज पंजाब में उनको सफलता मिली है, यदि वो करते हैं, जनता ये लगती है, मुझे तो लगता है कि हर सरकारें आज की पद्धति के अंदर जो फ्री कानून वाला जो काम चल रहा है, उनने नस पकड़ ली है कि चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, उनको जितने ज़्यादा सुविधा मिलेगी तो जो भी सरकार सुविधा देगी जनता उसके साथ हो जाती है। सर, तो क्या सुविधा ही सब कुछ है, या फिर जो एक विचारधारा का जो आज आपने जो बीजेपी जो पेश कर रही है, विचारधारा की राजनीति, एक राष्ट्रवाद की राजनीति और सुविधा की जो राजनीति है, एक जो मूलभूत सुविधाओं की राजनीति, इन दोनों में आपका समन्वय कैसे पेश कर पाएंगे? वो ज़्यादा लंबे समय चलने वाले नहीं हैं। ज़्यादा लंबा समय चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो कुछ सिद्धांतों को लेकर चल रही है, कुछ विचारधारा को लेकर चल रही है। हमने जनता के बीच में कहा था कि हमारी सरकार यदि बनी केंद्र में तो हम धारा 370 समाप्त करेंगे। हमने धारा 370 समाप्त करी। हमने ये वादा किया था कि जिसे हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। तो आखिर जनता चाहती है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उन मुद्दों को भी हल करने में यदि भारतीय जनता पार्टी ने जो बात जनता के बीच में की थी वो सब बात कर रही है। इसका मतलब जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी बढ़ रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप जो आपके ऊपर सरकार पे भरोसा कर रहे हैं लोग, उसको आगे तक कायम रखने के लिए अपने को भी कुछ करना पड़ेगा। परिवारवाद में अपन में न फंसे। यदि अपन परिवारवाद में फंसे तो दूसरे की जो स्थिति हुई वह भी अपनी होगी। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात हुई, संघ की बात हुई, मैं देखता हूँ उज्जैन में युवा मोर्चा के जो भी पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ बीजेपी और जितने भी आपके साथी संगठन हैं, एक अजीब किस्म का जोश है, जुनून रहता है पार्टी में, हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की जो जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी है 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। तो इस एनर्जी का क्या राज है? देखो, चुनाव तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि चुनाव चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे सब चुनाव को 1 तारीख पे लेके आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था। आने वाले भविष्य में जो स्थिति बनी है, मैं आपके माध्यम से मैं मांग भी करना चाहता हूं कि चुनाव 1 तारीख में यदि होंगे तो जो हमारी बार आचार संहिता लगती है उसका भी नहीं, और राष्ट्र का जो नुकसान होता है उससे भी हम बचेंगे। चुनाव यदि विधानसभा लोकसभा जैसे पहले होता था, वापस इनको एक करना चाहिए। और हिंदू संस्कृति के हिसाब से मैं भी कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि 2 बच्चों वाला जो है उस कानून को तुरंत जल्दी से जल्दी लाना चाहिए और पूरे देश के अंदर लागू करना चाहिए। सर, एक प्रश्न के साथ अपना सेशन समाप्त करने चाहूँगा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, इतनी लंबी राजनीतिक कैरियर में ऐसा कोई वाक़या, ऐसे कोई घटना आई जब आपको लगा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है? ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई वाक़या या फिर ऐसा कोई परिदृश्य कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, और जिसने आपको भी अंदर से चुनौती से भर दिया है, फिर डरा सहमा दिया? ऐसा कोई वाक़या आया आपके इतने बड़े राजनीतिक कैरियर में? उसके बारे में कुछ बताएं। इतने लंबे से अभी तक चल रहा हूँ, न तो मैं डरा, न जो सोच लेते हैं भगवान महाकाल उसका आशीर्वाद देता है वो पूरा होता है। क्योंकि गलत काम यदि आदमी करता है तो आदमी डरता है। यदि कोई गलत काम करता नहीं है, जनता के बीच में रहता है, जनता चाहती है, तो आपको हमेशा सफलता मिलना, डरने की आवश्यकता है ही नहीं। और अभी हमारे पास भी कई तरह के लोग आते हैं। अभी आप बैठे थे, जब उसके पहले एक आई है, भाई हमारे को 32,000 रुपये बिजली के भरवाना। मैंने कहा भाई कितने साल से नहीं भरे? तो उन्होंने कहा 3 साल से नहीं भरे। मैंने कहा 3 साल से आप पैसा नहीं भरोगे तो सरकार कैसे चलेगी? उनके मन में एक ही बात है कि माफ़ कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपको बनना चाहिए। अब चार्ज पे चार्ज सरचार्ज लगते आपका बिल यहाँ पहुँच गया। आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो कम मीटर लग रहे हैं उसके अंदर एक पद्धति आ गई, यदि 2,000 से ज़्यादा का यदि बिल होगा तो उसका वहीं से कट जाएगा। तो ये परिवर्तन भी सरकार इसीलिए ला रही है। और मैं तो कहता हूँ कि आज के ज़माने में इन सब चीज़ों का पालन होते रहना चाहिए। सर, धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। आपको शब्द.com और हमारी पूरी फैमिली, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, भविष्य के लिए काफ़ी मंगल कामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह निरंतर काम करते रहें। और आपको कैसा लगा हमसे बात करके? थोड़ा ज़रा बहुत अच्छा लगा। आप हमारी बात नीचे जनता तक पहुंचाएंगे। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी बात जनता तक पहुंचे। कुछ बातें मैंने जो अपने हिसाब से कही है, मैंने ये भी सोच के कहा है कि इसका उपयोग आदमी में दूसरे लोगों, हमारी पार्टी को भी करना चाहिए। ये जनता तक पहुंचाने की बात जाता नहीं रहना चाहिए। मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।